Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today, and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके एज वेल. ओके, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं 3rd and 4th ऑफ मे के करंट अफेयर्स को. आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आइनस महेंद्रगिरी की. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट रूसवाम ब्रिजेस कि ये कौन से कम्युनिटी के साथ में एसोसिएटेड हैं. देन विल टॉक अबाउट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि उन्होंने कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट द कोकेन ट्रैफिकिंग. देन इंडिया का फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम हमारा कहाँ पर लॉन्च हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे. आफ्टर दैट विल सी कि कंट्री का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट कौन सा रिसेंटली बन गया है. देन वी विल सी इंडिया का पहला डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किस स्टेट ने लॉन्च कर दिया हमारे गिग वर्कर्स के लिए. आफ्टर दैट विल सी कि ईशांक सिंह किस वजह से चर्चे में आए, वाई ही वॉज इन न्यूज़ एंड क्या इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया है. देन विल टॉक अबाउट द क्वारल मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने एंड किस पर्पज़ के लिए. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट 2026 विटले अवार्ड के विनर्स कि किसने जीता है इस साल का ये प्रेस्टीजियस ऑनर. एंड एट लास्ट विल सी कि वर्ल्ड ट्यूना डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं. तो फ्रेंड्स, यू कैन सी कि यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे. मीन्स हम कोशिश करते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आएँ जिससे कि आपका सारा ही सेक्टर कवर हो सके. ओके, एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन एंड लेट्स सी कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइनस महेंद्रगिरी वॉज बिल्ट बाय विच शिप बिल्डिंग कंपनी. आइनस महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने डेवलप किया है, यू हैव टू टेल. And the correct answer here is C option, that is Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Okay, and why it came into news, क्योंकि ये हमारी 6th नीलगिरी क्लास की मीन्स प्रोजेक्ट 17A के अंडर में स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसको हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है. एंड इसको कंस्ट्रक्ट किया है मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में. इसी के साथ ये हमारा एक प्रोग्रेस है डेफिनेटली हमारे इंडिजिनस वॉरशिप बिल्डिंग में, राइट. जो प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट्स हैं ये हमारी एडवांस्ड मल्टी मिशन वॉरशिप्स हैं जिसमें स्टेल्थ, सर्वाइबिलिटी एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ कमाल की हैं, बहुत इम्प्रूव्ड हैं डेफिनेटली अगर हम पिछले फ्रिगेट्स के साथ में कंपेयर करें तो. एंड इस शिप को डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने. हियर यू कैन सी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन अप्रोच का यूज़ करते हुए. इसमें कंबाइंड डीजल और गैस जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है इसका यूज़ किया गया है अलॉन्ग विद द कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स. ठीक है, तो आइनस महेंद्रगिरी आजकल न्यूज़ में है एंड इट हैज़ बीन बिल्ट बाय मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज ये हमारी 6th नीलगिरी क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट है, हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर हो चुकी है. ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द नीलगिरी क्लास जो कि प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट्स हैं, तो ये हमारी मल्टी मिशन कैपेबिलिटी रखते हैं एंड यहाँ पर इम्प्रूव्ड स्टेल्थ और सर्वाइबिलिटी पर इनका स्पेशल फोकस होता है. वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इनको डिज़ाइन किया है, हमने जैसे कि बात करी. ओके, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम. तो ये जो सिस्टम है ये डीजल या गैस टरबाइन दोनों का यूज़ कर सकता है. एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम किस लिए यूज़ करते हैं, वॉरशिप्स में फ्यूल बचाने के लिए बेसिकली, एंड हाई स्पीड के लिए गैस टरबाइन, और अगर आपको लो स्पीड चाहिए तो उसके लिए आप डीजल का यूज़ करते हैं. ठीक है, हाई स्पीड के लिए यहाँ पर गैस टरबाइंस का यूज़ होता है एंड लो स्पीड के लिए डीजल का यूज़ होता है. कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स की हमने बात करी है, तो इसमें प्रोपेलर ब्लेड एंगल को चेंज किया जाता है. शिप की स्पीड और मैन्युअलिटी को बढ़ाने में इससे हेल्प मिलती है. फ्यूल एफिशिएंसी और नॉइज़ रिडक्शन भी काफ़ी कम होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं. ओके, तो आइनस महेंद्रगिरी को डेवलप किया है मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने. सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, रूसवाम ब्रिजेस आर एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी. आपको बताना है कि ये ब्रिजेस किस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज़ लेप्चा कम्युनिटी. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. किस वजह से न्यूज़ में आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे. तो यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पार्टनरशिप करी है सिक्किम गवर्नमेंट के साथ, जिसके बाद मिलकर ये रूसवाम ब्रिजेस को बेसिकली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक तरीका आपका ट्रेडिशनल केन ब्रिज होता है जिसको लेप्चा कम्युनिटी डेवलप करती है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में. ठीक है, यहाँ पर रू का मतलब होता है केन एंड स्वाम का मतलब होता है ब्रिज लेप्चा लैंग्वेज में. एंड ये जो ब्रिजेस हैं ये एक्सटेंड होते हैं
up to 100 meters, and that's why it supports only limited people. Okay, and ये रिफ्लेक्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को एंड इंडिजिनस इंजीनियरिंग नॉलेज को. ये जो ब्रिजेस हैं आपके, ये अभी भी फंक्शनल हैं एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को. ओके, तो यहाँ पर रू सोआम ब्रिजेस जो हैं ये लेप्चा कम्युनिटी के साथ में एसोसिएटेड हैं. एंड डू रिमेंबर लेप्चा कम्युनिटी कहाँ पर है प्रीडोमिनेंटली, तो सिक्किम स्टेट में. ओके, वाई दे केम इनटू न्यूज़, बिकॉज यूनेस्को ने सिक्किम गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट किया है एंड मिलकर ये डॉक्यूमेंट करेंगे इन रो सोआम ब्रिजेस को. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट यूनेस्को को फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एंड 1945 में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंजर्व करने के लिए. वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंडिया की तरफ से जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो हैं ताजमहल एंड ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह. ठीक है, लेप्चा कम्युनिटी की बात करेंगे तो लेप्चा कम्युनिटी आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साइड पर मिलेंगे, स्पेशली सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ज़्यादातर जो इसके लोग हैं वो सिक्किम में आपको दिखाई देंगे. लेप्चा लैंग्वेज तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है एंड ये लोग अपनी यूनिक स्क्रिप्ट और कल्चरल डांसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. ओके, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये रिजर्व सिक्किम में है एंड साथ ही ये यूनेस्को की एक साइट भी है, डू रिमेंबर. ठीक है, ये रिजर्व माउंटेन कंचनजंगा जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है उसको कंटेन करता है एंड इसमें आपको बहुत तरीके के फ्लोरा एंड फौना मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द रेड पांडास एट्सेट्रा. ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रू सोआम ब्रिजेस, तो ये बनती हैं स्पेशली केन के साथ में जो फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होती हैं. ये ब्रिजेस इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये नेचुरल मटेरियल से बनते हैं. ठीक है, सो सिंपली डू रिमेंबर दैट दिस ब्रिज बिलोंग्स टू द लेप्चा कम्युनिटी दैट लाइज इन सिक्किम. ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, what is the name of the operation launched by the Narcotics Control Bureau in May 2026 against cocaine trafficking? तो कोकेन ट्रैफिकिंग के लिए कौन सा एक ऑपरेशन हाल ही में एनसीबी ने लॉन्च किया है? द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ बी ऑप्शन ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक. ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जहां पर एक मेजर ट्रांसनेशनल कोकेन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को अनकवर किया गया है. लगभग 349 केजीज ऑफ कोकीन, हाई ग्रेड का कोकीन जिसकी कीमत थी 1745 करोड़ रुपीज़, इसको सीज़ किया गया है फ्रॉम द मुंबई लॉजिस्टिक कॉरिडोर. एंड ये जो ऑपरेशन है ये 6 मंथ्स तक चला था. बेसिकली इसमें सर्विलांस वगैरह कंडक्ट किए गए थे एंड ये ऑपरेशन रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अगेंस्ट नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग. राइट, इन्वेस्टिगेशन जो है इट कंटिन्यूज़ टू आइडेंटिफाई कि और कौन कौन से फिनेंशियर्स हैं इसमें और इंटरनेशनल लिंक्स में और कौन कौन इंक्लूडेड है. ठीक है, तो डू रिमेंबर ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक को लॉन्च किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोकेन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट. फाइन. एनसीबी की बात करेंगे तो ये इंडिया के अंदर एक सेंट्रल एजेंसी है जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग रोकने के लिए काम करती है. 1986 में इसको फॉर्म किया गया था ताकि ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट हम अपने यहाँ पर बेहतर कर सकें एंड इस पर टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एंड ये कई देशों के साथ में कोलैबोरेट करते हैं नेटवर्क्स को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, कोकेन की हमने यहाँ पर बात करी तो ये एक तरह का पावरफुल स्टिमुलेंट ड्रग होता है जिसे कोकोआ प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं आप एंड ये ड्रग आपको प्राइमरीली साउथ अमेरिका के एंडिस रीजन में मिलेगा. ठीक है, तो कोकेन का मेडिकल यूज़ लोकल एनेस्थीसिया के रूप में लिमिटेड तौर पर होता है. ओके, ट्रांसनेशनल क्राइम हम किन्हें कहते हैं? ट्रांसनेशनल क्राइम ऐसे आपके क्राइम्स होते हैं जो मल्टीपल कंट्रीज़ में होते हैं या मल्टीपल कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम. ये सब मेनली आपके ट्रांसनेशनल क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं एंड इनको कंट्रोल करने के लिए इंटरपोल और UNODC ये सब बॉडीज़ काम करती हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के साथ में. ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक. मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, India's first multi-lane free-flow barrier-less tolling system was launched in which Indian state? कोई भी चीज़ इंडिया में अगर पहली बार होगी या फिर वर्ल्ड लेवल पर भी पहली बार होगी तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी-लेन फ्री-फ्लो बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम एंड इसको हाल ही में लॉन्च किया है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो फाइनली इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम. किस लिए? अपने हाईवेज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए, जो हाईवे का टोल कलेक्शन है उसको मॉडर्न बनाने के लिए. इसको इम्प्लीमेंट किया गया है चौरायासी टोल प्लाज़ा पे एट NH45 इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड ये बेसिकली आपका सूरत से भरूच वाला सेक्शन है, ये वाला जो हाईवे है. ठीक है, इस सेक्टर को ये कनेक्ट करता है. तो इस सिस्टम में
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR इंस्टॉल होगा। साथ ही फास्टैग टेक्नोलॉजीज़ होंगी सीमलेस टोल कलेक्शन के लिए। व्हीकल्स को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो टोल प्लाजाज पर रुकें और अपना टाइम ख़राब करें, जिससे कि आपका जो कंजेशन है वो भी कम होगा एंड इससे ट्रैफिक भी कम होगा, ट्रैवल टाइम भी कम होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है एंड व्हीकल का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने में भी आपको हेल्प करेगा। इससे ह्यूमन इंटरवेंशन भी मिनिमाइज़ होगा एंड इससे जो भी ट्रांसपेरेंसी है पूरे के पूरे टोल सिस्टम में, टोल ऑपरेशन में, वो भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का ये पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम था जिसको हमने लॉन्च किया है गुजरात स्टेट में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मल्टी लेन फ्री फ्लो का क्या मतलब होता है? मतलब बिना बैरियर के मल्टी लेन टोल कलेक्शन सिस्टम। ओके, और इसमें व्हीकल्स बिना रुकावट के टोल प्लाजा से आसानी से के साथ गुजर सकते हैं। ये सिस्टम डेफिनेटली आपका कंजेशन कम करेगा और ट्रैवल टाइम बचाएगा। हमने बात करी ANPR की। व्हाट इज़ दिस? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। इस टेक्नोलॉजी से नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली पढ़ा जा सकता है एंड ये जो ANPR कैमरे होते हैं इसमें आप कौन सी लाइट का यूज़ करते हैं? तो इंफ्रारेड लाइट्स का, जिसकी हेल्प से नाइट टाइम में भी आसानी से प्लेट पढ़ी जा सके। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट में भी होता है, जैसे कि स्टोलन व्हीकल्स ट्रैकिंग। ओके, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द फास्टैग टेक्नोलॉजी। तो ये एक RFID आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है एंड फास्टैग से टोल पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, जिससे आपको रुकना नहीं पड़ता। और इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 से हाईवेज़ पर फास्टैग कंपलसरी कर दिया है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, गुजरात स्टेट। Moving to fifth question, which state has been declared the country's first paperless judiciary state? इनमें से कौन सा हमारा स्टेट है जो कंट्री का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बना है? सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ सिक्किम। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सिक्किम को डिक्लेयर किया गया इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट एंड इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? एक फास्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुडिशरी को क्रिएट करना। यहाँ पर जो फाइलिंग का यूज़ है वो बढ़ाया जाएगा एंड डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी डिजिटल तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए। ठीक है, तो ये जो डिजिटल टूल्स आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी टुवर्ड्स जस्टिस डिलीवरी एंड इससे आपका जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा इंक्लूसिव और यूज़र फ्रेंडली हो सकेगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव अलाइन करता है इंडिया के विज़न ऑफ विकसित भारत 2047 के साथ में। तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुडिशरी है जो कि फेयरनेस को इंश्योर करता है एंड ये पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। डेफिनेटली इससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो सकेगा बाय स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस सिस्टम, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज़ सिक्किम। सिक्किम के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा सबसे छोटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एंड डू रिमेंबर दैट इट इज़ ऑल्सो द इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट, राइट? ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था एंड सिक्किम में जो कंचनजंगा लोकेटेड है ये इंडिया के अंदर थर्ड सबसे ऊंची माउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपरलेस जुडिशरी की हमने बात करी। इसका मतलब क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैनेज करना। फाइलिंग से जो आपके अदालत या कोर्ट्स हैं उनमें कागज़ का जो काम है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा एंड भारत में अभी भी कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो पहले से ही अपने आप को पेपरलेस बना चुके हैं। ओके, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट विकसित भारत 2047। तो हमारा क्या टारगेट है इसमें कि भारत को 2047 तक हमें डेवलप्ड राष्ट्र बनाना है, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल डेवलपिंग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमें इस टाइम तक 2047 तक डेवलप्ड अपने आप को बनाना है और इसमें हम टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज सिक्किम। Moving to sixth question, which state has launched India's first digital grievance redressal system for the gig workers? तो अपने गिग वर्कर्स के लिए कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया के अंदर पहली बार एक डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अपने यहाँ के गिग वर्कर्स के लिए एंड ये सिस्टम इनको अलाउ करेगा कि वो अपने डिस्प्यूट्स को रिपोर्ट करें रिलेटेड टू पे एंड वर्किंग कंडीशंस एंड इसको डेवलप किया है कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बोर्ड ने अलॉन्ग विद द ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं गिग वर्कर सपोर्ट एंड द ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट। ये सिस्टम इनेबल करता है रियल ट्रैकिंग ऑफ ग्रीवेंसेस को जो कि वर्कर्स फाइल करते हैं, और इसमें डिफरेंट इशूज़ को एड्रेस किया जाएगा जैसे कि वेजेस हो गए, इंसेंटिव्स एंड द वर्किंग कंडीशंस। सो दिस इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया, इसका पर्पस क्या है? फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंश्योर करना। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी इनटू द गिग इकोनॉमी, राइट। सो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम गिग वर्कर्स के लिए शुरू किया है कर्नाटका स्टेट ने। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ गिग वर्कर्स कौन होते हैं? ये यूजुअली फ्रीलांसर्स होते हैं, फिक्स्ड एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। एंड गिग इकोनॉमी में जैसे ऊबर और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, ठीक है। और इसमें जो गिग वर्कर्स हैं इनको ट्रेडिशनल लेबर लॉस की सुरक्षा क्योंकि कम मिलती है, इसलिए इनके ऊपर स्पेशल ध्यान रखा जाता है। डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की बात करेंगे तो डिजिटल ग्रीवेंस सिस्टम शिकायतों को ऑनलाइन और जल्दी रिजॉल्व करता है। इंडिया का सबसे पुराना जो डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल है ये कौन सा है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमारा सबसे पुराना डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल है एंड इस सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ती है, ओके। सो बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कर्नाटका। मूविंग टू 7th क्वेश्चन, ईशांक सिंह हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पाक स्ट्रेट बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? हाल ही में ईशांक सिंह न्यूज़ में आए क्योंकि ये यंगेस्ट स्विमर बन गए जिन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया। कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं एंड इनकी उम्र क्या है? दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये झारखंड स्टेट से हैं और ये सिर्फ 7 साल के बच्चे हैं, ओके। तो ये यंगेस्ट स्विमर बन गए जिन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया है। इन्होंने 29 किलोमीटर्स का ये जो पाक स्ट्रेट का स्ट्रेच था इसको कंप्लीट किया बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, ओके। तो इन्होंने इस स्विम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है? 9 hours and 50 minutes। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही कंप्लीटेड द स्विम इन 9 hours and 50 minutes डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग करेंट्स इन रफ सीज। तो ये जो अचीवमेंट है ये रिकॉग्नाइज़ किया है यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने एंड ये इवेंट जो है वो पार्ट था एक कैंपेन का नेम्ड एज मिशन समुंदर कैंपेन। तो ये जो इनका अचीवमेंट है ये हाईलाइट करता है एक्सेप्शनल एंड्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन को एट अ वेरी यंग एज, ठीक है। तो डू रिमेंबर ईशांक सिंह किस वजह से न्यूज़ में आए? बिकॉज रिसेंटली ही बिकेम द यंगेस्ट स्विमर जिन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया है एंड ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड। ही इज़ जस्ट 7 years old, ओके। टॉकिंग अबाउट द पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नैरो सी पैसेज है, बेसिकली इसको हम कहते हैं, ये है हमारा पाक स्ट्रेट। और इसका नाम जो है वो रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया जो ब्रिटिश गवर्नर थे। एंड पाक स्ट्रेट के वाटर्स शैलो होते हैं जिसकी वजह से फिशिंग बोट्स आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम। तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करते हैं एंड इनका पर्पस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और प्रमोट करना। यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम कई तरह के स्पोर्ट्स, आर्ट और साइंस रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं, ओके। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द खुआरिल मोबाइल एप्लीकेशन टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म? तो खुआरिल मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, मिजोरम, ओके। एंड मिज़ोरम ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया डिज़ास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये बेसिकली एक रियल टाइम डिज़ास्टर इंसिडेंट है, रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है एंड इसमें सिटीजन्स को इनेबल किया जाएगा कि वो क्विकली रिपोर्ट कर सकते हैं डिज़ास्टर रिलेटेड इंसिडेंट्स को। इससे कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन इंप्रूव होगा डेफिनेटली ड्यूरिंग द एमरजेंसीज, राइट। तो ये सिस्टम इन्हांस करता है टाइमली डिसीजन मेकिंग को एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को। मिज़ोरम इज़ अमंग द फर्स्ट स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जिन्होंने ऐसा एडवांस्ड डिजिटल सोल्यूशन अडॉप्ट किया, राइट। एंड ये इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को इन द डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड द रिस्पॉन्स एज वेल, ओके। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मिज़ोरम, राइट। डू रिमेंबर कि पिछले दिनों नीति आयोग ने मिज़ोरम को डिक्लेयर किया था कि ये इनकी जिंजर कैपिटल है, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो द रिसेंट करंट अफेयर्स, टू रिमेंबर इट। टॉकिंग अबाउट मिज़ोरम, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है, माउंटेनियस राज्य है बेसिकली एंड यहाँ पर कैपिटल क्या है? आइजॉल, राइट। एंड मिज़ो लोग मिज़ोरम के मुख्य इंडिजिनस कम्युनिटी हैं, ओके। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल एप्लीकेशंस स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स पर चलती हैं एंड ये एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, स्विफ्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो
रियल टाइम एप्लीकेशंस इंस्टेंट डेटा अपडेट और यूज़र इंटरेक्शन सपोर्ट करते हैं। ओके, देन इफ़ यू टॉक अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो ये इमरजेंसीज़ को सुरक्षित ढंग से हैंडल करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में अहम रोल निभाते हैं। एंड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भारत की नेशनल हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है किसी भी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ के लिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मिजोरम हियर। Moving to ninth question, who has won the 2026 Whitley Award for protecting the endangered Indian skimmer? लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर की रक्षा के लिए 2026 का विटले पुरस्कार किसने जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, परवीन शेख। ठीक है, तो इनको मिला है 2026 का विटले अवार्ड, किस लिए? इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये काम करती थी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ में। इनका एक इनिशिएटिव था नेम्ड एज गार्डियंस ऑफ द स्कीमर, जिसका फोकस था इनका कंजर्वेशन करना अलॉन्ग द चांबल रिवर। इसकी वजह से बहुत फेमस हुई। एंड डू रिमेंबर कि ये जो विटले अवार्ड है, इसको हम ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड इसको कौन देता है? तो इसको देने वाली संस्था का नाम है विटले फंड फॉर नेचर इन लंदन। ठीक है, तो इनका ये जो प्रोजेक्ट था, इससे स्कीमर की पॉपुलेशन में इजाफा देखा गया। पहले ये सिर्फ 400 थे इन द ईयर 2017, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये 1000 हो गए बाय द एंड ऑफ 2025। ओके, तो ये जो प्रोग्राम था, इसमें लोकल कम्युनिटी मेम्बर्स को यूज़ किया गया एज अ नेस्ट गार्डियंस टू प्रोटेक्ट द नेस्टिंग साइट। एंड धीरे धीरे चल के बहुत इम्प्रूव हो गया इनका नेस्ट सर्वाइवल रेट, एंड जिससे थ्रेट रिड्यूस हुआ फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसी इनके कंट्रीब्यूशन के लिए 2026 का विटले अवार्ड प्रेजेंट किया गया परवीन शेख को फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर। ओके, सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। टॉकिंग अबाउट विटले अवार्ड, हमने बात करी, इसको ग्रीन ऑस्कर्स भी कहा जाता है और ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के सेगमेंट में दिया जाता है। ये अवार्ड विटले फंड फॉर नेचर लंदन प्रोवाइड करता है। एंड यूजुअली ग्रास रूट्स कंजर्वेशनिस्ट को उनके काम के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, इंडियन स्कीमर की बात करेंगे तो ये एक इंडेंजर्ड बर्ड स्पेशीज़ है और ज़्यादातर इंडिया के चांबल रिवर और कुछ और नॉर्थ इंडियन नदियों में आपको ये मिल जाएंगे। इनकी खासियत इनके बिल्स होते हैं, जो नीचे वाले बर्ड बिल से लंबी होती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, परवीन शेख। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व ट्यूना दिवस हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड ट्यूना डे हर साल हम 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं। किस लिए? सस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट करने के लिए एंड कंजर्वेशन करने के लिए इस ट्यूना स्पेशीज़ का। एंड इस ऑब्जर्वेंस को सपोर्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने अलॉन्ग विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 2026 को हमने इसको सेलिब्रेट किया है 2 मई को, क्योंकि हर साल हम इसी दिन करते हैं। एंड नियरली 7 मिलियन टन्स ट्यूना जो हैं वो हार्वेस्ट होती हैं एनुअली, इसीलिए इनको सेव करना एंड कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूना स्पेशीज़ ज़्यादातर आपको नॉर्दर्न पैसिफिक में मिलेंगी एंड दे आर थ्रेटेंड बाय ओवर फिशिंग एज वेल। लगभग 51.7% ग्लोबल ट्यूना इज़ करेंटली सर्टिफाइड एज सस्टेनेबल। ठीक है, तो इस दिन हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस की एंड लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज की। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्यूना डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 मई को एवरी ईयर। डू रिमेंबर इट। 1 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। डू रिमेंबर इट। ओके, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्योंकि पूछा जाता है। नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे सस्टेनेबल फ़िशिंग की। तो सस्टेनेबल फ़िशिंग का मतलब क्या हो गया कि फ़िश पॉपुलेशन को सेफ़ रखना ताकि फ्यूचर में भी फ़िशिंग पॉसिबल हो सके। एंड इसके लिए बहुत डिफरेंट तरीके के स्टेप्स लेते हैं लोग अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई रियली होप यू हैव लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, यू वांट टू गिव एनी सजेशन, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पर जाकर अपना व्यू लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट एज वेल। ओके, and thank you so much for all your love and support. We wish you all the best, and now we'll meet again tomorrow. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.